अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज उतनी मुश्किल नहीं है जितनी 4.2 थी। इसके अंदर कुछ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन गिवन है। सिंपल आगे कोई ना कोई कंडीशन उसने दी है कि ये इतना है तो ये इतना होगा, तो वो वैल्यूज उठा के आपने सिंपली अपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है और आंसर आते जाएंगे। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है सिर्फ। हर क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन है, किसी के अंदर इक्वल यानी सिंपल इक्वल की फॉर्म में है, बाकी एक दो हैं एंड पर क्वेश्चन जिसके अंदर एब्सोल्यूट की फॉर्म में। एब्सोल्यूट भी हमने पहले सॉल्व किया एक्सरसाइज 4.1 में, 4.2 में। और फंक्शन तो आपने डील किए ही हैं 4.1 के अंदर, तो ये उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल वैल्यूज गिवन है, वो फंक्शन के अंदर पुट करनी है, आपके आंसर जो है अकॉर्डिंगली वो आते जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल हैं दो तीन, वो मैं ऊपर करवाने लगा हूँ, तो वो अगर आपने करनी है तो ठीक है, ना भी करोगे तो ऐसा कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि ये आसान ही है, ये एक्सरसाइज उतनी मुश्किल नहीं है। सो वरना अगर मतलब एग्जांपल नहीं करनी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने क्वेश्चन नंबर 1 का टाइम स्टैम्प देख के तो 1 से ही शुरू कर सकते हो। ठीक है, फजूल तरीन आसान तरीन एक्सरसाइज है ये, एज सच उतना मुश्किल इसके अंदर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 15 है, ये रियल लाइफ बेस्ड के ऊपर बनाए गए हैं फंक्शन ना। ठीक है, और हालांकि आपके, मुझे नहीं लगता रियल लाइफ के अंदर आप इस्तेमाल इनको करोगे या आपके हुए होंगे, लेकिन वो एक अलग केस सिनेरियो है, पर हो भी सकते हैं, कांट टेल। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 15 है, लेट ई ऑफ एन या ई एन इक्वल टू 1500 एन, 1500 इंटू एन। ये एक उसने फंक्शन आपको दिया है, जो आगे उसकी डिटेल ये बताएगा कि वो किसके ऊपर डिपेंड है। वो लिख, सॉरी ये पेन कभी कभी ना जो नो। सो इफ ई एन इक्वल टू 1500 एन इज द टोटल अर्निंग इन रुपीज, यानी फंक्शन उसने ये बना के दिया है कि ये 1500 रुपये एज अ अर्निंग के बेस्ड के ऊपर उसने फंक्शन बनाया है, और अर्निंग जो है वो यूनिट उसने आपको बता दिया कि रुपीज के अंदर होगी। वेयर एन इज द नंबर ऑफ डेज, एन इसके अंदर नंबर ऑफ डेज हैं। अगर एन इसके अंदर हम 1 पुट करते हैं तो एक दिन की अर्निंग 1500 को सिंपल एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक दिन की अर्निंग जो है वो 1500 बनती है। आगे वो कहता है इफ लेबर वर्क्स 10 डेज फाइंड हिज अर्निंग, यानी अगर एक लेबर जो है वो, एक मजदूर जो है बेसिकली वो 10 दिन काम करता है, तो आपने उसकी अर्निंग बतानी है कि 10 दिन की अर्निंग कितनी बनेगी। ये उसने आपको फंक्शन बना के दे दिया, एन नंबर ऑफ डेज को डिनोट करता है। तो जितने दिन उसने काम करना है वो इसके अंदर पुट करो, उसको 1500 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल आपके पास 15,000 जो है वो अर्निंग आ जाएगी इफ दी लेबर वर्क फॉर 10 डेज। तो अच्छा, अब इसमें होगा क्या, जिस चीज़ को वो डिनोट कर रहा है ना, यानी अब उसने एन को नंबर ऑफ डेज का है तो एन के ऊपर ही फंक्शन डिपेंड किया है। ठीक है, इधर भी एन है इधर भी एन है, तो वो आपने नंबर ऑफ डेज के लिए एन उसने यूज कर लिया, तो वो एन सिंपल आपके नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे। 10 डेज की अर्निंग है तो वो 10 इधर भी आपने लिखना है ई एन की जगह, और इस एन के अंदर भी पुट करना है, तो वो फंक्शन आपको बता देगा कि ये आपको 10 डेज की अर्निंग दे रही है या दे रहा है फंक्शन। अगर मुजक्कर है तो 1500 इंटू 10, तो वो सिंपल 15,000 जो है वो आपके पास इसकी अर्निंग आ जाती है। ये पहली एग्जांपल है आसान तरीन। सेकंड एग्जांपल है, इफ फंक्शन जो है वो 200 प्लस 15x, अब वो x के ऊपर डिपेंड है, इज अ फंक्शन ऑफ चार्जिंग टैक्सी फेयर इन रुपीज वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ किलोमीटर, फाइंड प्रपोज्ड फेयर फॉर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, अब ये उसने फंक्शन आपको बना के दे दिया। वो कह रहा है फंक्शन जो है वो एक टैक्सी जो है उसके फेयर बेसिकली चार्ज करने के ऊपर डिपेंड है, और एक्स जो है वो नंबर ऑफ किलोमीटर्स को डिपेंड करता है। ठीक है, ये उसने फंक्शन डिजाइन करके दे दिया कि जिस तरह किलोमीटर बढ़ते जाएंगे 200 उसने लेना ही लेना है, बाकी हर 15 रुपए 1 किलोमीटर के साथ उसके अंदर एडिशन होती जाएगी। अगर 1 किलोमीटर है तो सिंपल 15 इंटू 115 प्लस 200, तो वो 215 जो है वो 1 किलोमीटर के उसने चार्ज करने। 2 होगा तो 15 को 2 से ज़रब दे दी जाएगी, 3 होगा तो 3 से, सिमिलरली सो ऑन। तो वो इसी तरह वो फंक्शन बना के दिया है उसने, कि उसने बता दिया आगे ये फंक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब फेयर था तो आगे यूनिट अगेन रुपीज़ आ गया। आपने 50 किलोमीटर की अमाउंट बतानी है कि कॉस्ट कितनी आएगी अगर वो 50 किलोमीटर किसी ने सफ़र करना है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो एक्स की जगह सिंपल आपने 50 पुट कर देना। हम भी इसी तरह लिखेंगे अपना फंक्शन, फिर रिक्वायर्ड फेयर लिख लो या रिक्वायर्ड कॉस्ट लिख लो, जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन होगा, या फिर हम लिख लेंगे पुट एक्स इक्वल टू 50 इन आर गिवन फंक्शन, और उसके अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके तो 950 रुपये बनते हैं 50 किलोमीटर के। ठीक है, वैसे बहुत कम है आजकल के पेट्रोल रेट के हिसाब से, पाकिस्तान में कोई नहीं ले रहा है इतने कम। खैर, रियल लाइफ बेस्ड है, पता नहीं कहाँ की रियल लाइफ है ये। बहरहाल ये इसी तरह के फंक्शन जो है इस तरह रियल लाइफ के अंदर आपकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट करता है। बगैर इसके भी लोगों की ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है, इसके साथ भी गुजर ही जाएगी। सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। अब एब्सोल्यूट वैल्यूड हैं और रियल लाइफ की ये डिटेल है सच किसी ने पढ़नी नहीं है तो वो स्किप ही ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर ऑफ 17, a sensitive device operates best at 220 volt but can tolerate a variation of up to 5 volt. The condition is modeled as, ठीक है, ये उसने आपको एक मॉडल फंक्शन जो है वो इसका बना के दे दिया। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वोल्टेज, यानी एक सेंसिटिव डिवाइस सेंसर नहीं जिस तरह होते वो है, और वो कह रहा है कि वो बेस्ट ऑपरेट जो है वो 220 वोल्ट के ऊपर करता है। 220 वोल्ट के ऊपर उसकी ऑपरेशन जो है वो बेस्ट तरीके से होगी, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस उसने अपनी देनी है। लेकिन वो टॉलरेंस जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, यानी इस वोल्ट के अंदर अगर वेरिएशन आ जाए 5 गुना, यानी अप टू 5 वोल्ट उसने कहा है, या इसकी 5 गुना कम हो जाए या 5 गुना ज़्यादा हो जाए, तो भी वो जो है वो ऑपरेट कर जाएगा, उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसकी टॉलरेंस जो है वो इतनी है। ठीक है, बेस्ट ऑपरेट 220 पे है, लेकिन अगर 5 वोल्ट बढ़ जाएँ या 5 वोल्ट कम हो जाए तो भी वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो आपने उसकी रेंज, एक्सेप्टेबल रेंज वोल्टेज की बतानी है। तो ये अगेन इनक्वालिटी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इसके अंदर गिवन है। तो आपने उसके, अब ये 2 तरीके होते हैं इसके लिखने के, या तो जिस नंबर से उसने लेस देन इक्वल लिखा उससे बड़ा, उसके मायने से बड़ा लिख लो, प्लस से छोटा लिख लो। अगर ये चीज़ समझ नहीं आती तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस तरह 4.2 के अंदर क्वेश्चन किए थे 2 केस बना के, इसके अंदर भी सिमिलरली हम क्वेश्चन उसी तरह करेंगे 2 केसेस बना के, तो वो अलग-अलग हो जाता है, उसमें ज़रा आसानी से समझ आ जाती है। इसमें ये है कि अगर जिस नंबर से लेस है उसके नेगेटिव से आप बड़ा रख लेते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर से जो है वो आप छोटा रख लेते हो, फिर जब उसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास उसका यानी फाइनल आंसर जो है, अब बेसिकली ये है ना कि वोल्टेज के साथ से 220 जो है वो ख़त्म करना होता है। वोल्टेज बेसिकली मिड में अकेला वही चाहिए होता है आपको, जो भी नंबर फाइंड करना हो ना वो मिड में अकेला चाहिए होता है। अब ये माइनस का 220 है तो हम तीनों के साथ प्लस का 220 ऐड कर देंगे। तो जब प्लस का 220 ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पर, क्योंकि ये 5 जो है वो माइनस का है, तो आंसर 215 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन इसके अंदर दोनों प्लस के हैं तो एडिशन हो जाएगी 25। तो वो वैसे भी ऊपर भी आपको मैंने बता दिया था ना कि उसकी 5 वोल्टेज जो है वो उसकी टॉलरेंस है, तो इतना उसने उसको जो है वो बर्दाश्त कर जाना है। तो वो 5 कम करोगे तो 220 में से 215 ही बनते हैं कॉमन सेंस, और ऐड करोगे सिंपली तो वो 220 में ऐड करके तो 225 बन जाएंगे। तो वही चीज़ है, एब्सोल्यूट से ज़रा ये है कि 2 केस बन जाते हैं। वो उसमें ये इसी तरह ही होगा, टॉलरेंस होगी या उसकी कोई ना कोई उसने लिमिट पूछी होगी कि अगर उसकी लिमिट इतनी है बर्दाश्त की तो वो बेसिकली किस तरह काम करेगा। तो एग्जांपल नंबर 18 है, एन अर्थक्वेक सेंसर इशूज अ वार्निंग इफ द रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड डिफर्स फ्रॉम अ स्केल लेवल ऑफ 4.5 बाय मोर देन 1.2 यूनिट्स। ये सारी लाइन को उसने ये आपको डिज़ाइन करके बता दिया है, इधर मॉडल करके फंक्शन दे दिया है कि अगर अर्थक्वेक सेंसर वार्निंग इशू करता है, उसकी रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड डिफर करेगी 4.5 उस लेवल से, और ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त जो है उसकी वो ये है, यानी 4.5 से उसका डिफर है, और 1.2 यूनिट जो है वो उसने कहा है कि मोर देन, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो फिर आपको वार्निंग इशू कर देगा। ठीक है, 4.5 से अगर 1.2 बढ़ जाते हैं, 1.2 यूनिट, 4.5 उसका लेवल है, मैग्नीट्यूड डिफर लेवल इतना है, और वो कह रहा है कि अगर 1.2 यूनिट्स उसके बढ़ जाते हैं तो वो बेसिकली आपको वार्निंग इशू कर देगा। और ये सिर्फ बढ़ने पर नहीं होता, वो दोनों साइड फिर केस बनते हैं ना, यानी जब फंक्शन मॉडल है तो वो केस फिर दोनों तरह बनता है, लेस देन वाला भी और ग्रेटर देन वाला भी। उसका डिफर इतना है 4.5, यानी जिसका इस तरह फिक्स था ना 220 वोल्ट, तो इसका ये है 4.5, ये उसकी लिमिट है। अगर इसको वो लोअर पे उसकी मैग्नीट्यूड शो करता है 4.5 से, तो भी उसने 1.2 के रेशियो के साथ से इतना, यानी इससे ज़्यादा अगर वो डिफर करेगा तो वार्निंग देनी है उसने। अगर 1.2 से कम होगा तो वो आपको फिर कुछ नहीं कहेगा। जिस तरह उसने कहा है ना कि 5 अगर कम है तो भी वो बर्दाश्त कर जाएगा, 5 ज़्यादा है तो भी बर्दाश्त कर जाएगा, इसी तरह 1.2 से अगर ज़्यादा है तो उसने वार्निंग देनी है, या 1.2 से कम है तो उसने वार्निंग देनी है। अगर इससे कम का फ़र्क पड़ता है ना 4.5 के ऊपर, तो एज़ सच वो आपको वार्निंग इशू नहीं करेगा। ये फंक्शन डिज़ाइन है, डिटेल अगर नहीं भी समझ आती तो एज़ सच उसका कोई मसला नहीं है। आप ये फंक्शन लो, उसके 2 केस बनाओ, इसमें उसने केस बना के किए हैं अलग-अलग। जब एब्सोल्यूट खत्म करते हैं तो इधर प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस वाला अलहदा, माइनस वाला अलहदा, माइनस इधर लेकर जाओगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आपने हर बार इनक्वालिटी को सॉल्व करते हुए याद रखना है, ये भूलोगे देन फिर नंबर भी गवाओगे। ठीक है, तो वो गवाओगे। तो लेस देन 1.2, 4.5 इधर लेके आओगे वो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस करोगे तो 3.3। अगर उसकी मैग्नीट्यूड 3.3 से कम जाएगी, या उसकी मैग्नीट्यूड राइट वाला जब सॉल्व करोगे तो 5.5, 5.7 आंसर आता है, यानी ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, दोनों प्लस के ऐड हो गए तो 5.7, तो सेंसर वार्निंग इशू करेगा।
एब्सोल्यूट वालों के अंदर 2 केस ही बनने हैं हर बार, 3 क्वेश्चन हमने भी करने हैं तो उसमें 2 केस ही बनाएंगे। अब इसमें ऐसा जो स्टार्टिंग में कुछ डिटेल नहीं लिखता क्वेश्चन में, एंड पे जो भी उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है ना, वो एक सिंगल सेंटेंस के अंदर उसने भी बताया है, हम भी बताएंगे। जो भी पूछा है उसने, वो सेंटेंस भी आपने अपने क्वेश्चन से ही उठाना है, खुद से एज सच एफिशिएंसी मारने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस गलत कर बैठोगे, मैथ के अंदर वैसे इस चीज़ें मैं बॉदर नहीं करती, पर कोई पता नहीं यहाँ में दिमाग घूम गया एग्जामिनर का, तो वो फिर तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब भी ठीक करवाएगा उधर। सो एक्सेप्टेबल वोल्टेज, ये जो उसने पूछा था व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वोल्टेज, तो इधर उसने लिख दिया एक्सेप्टेबल वोल्टेज। ऊपर फेयर पूछे थे तो आखिरी लाइन में उसने फेयर ही बताया होगा, और उससे ऊपर उसने अगेन फेयर फेयर इधर मेंशन कर दिया रिक्वायर्ड फेयर। तो वो इस तरह कुछ चीज़ें जो है छोटी मोटी हम भी साथ लिख लेंगे, ताकि ये घटिया जो आपके यूजलेस 3 क्वेश्चन हैं इनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हो जाए। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है अ फंक्शन बी ऑफ टी 5000 प्लस 200 टी, ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल बैलेंस। अब बैलेंस है तो उसने फंक्शन बी के साथ डिपेंड करवा दिया उसको, यानी बी के साथ कह दिया, और डिपेंड किसके ऊपर है? इन रुपीज आफ्टर टी मंथ। ठीक है, टी उसने मंथ्स को कह दिया है। टोटल बैलेंस है किसी भी चीज़ का, यानी आपके अंदर बैंक बैलेंस भी हो सकता है या कोई भी बैलेंस हो सकता है, तो वो उसने कह दिया कि ये आपका टी के ऊपर डिपेंड है। बैलेंस है तो बी से उसने डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन आपको सिंपली गिवन दिया, बताना गया व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद जो है आपका बैलेंस कितना होगा वो आपने बताना है। टी मंथ्स को शो करता है, 6 मंथ का उसने पूछा है, तो टी की जगह हम लिख देंगे पुट टी इक्वल टू 6 इन आर गिवन फंक्शन। तो वो सिंपली 200 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1200, उसके अंदर 5000 जमा करोगे, तो टोटल ऐड करके देखते हैं कितना बैलेंस जो है वो एट दी एंड बनता है। ये फंक्शन इधर मैंने लिख लिया था पहले के 5000 प्लस 200, ताकि वो लिखने वाला काम जो है वो फिर बाद में हमारा कम हो। और इस तरह एक फ़ायदा और भी है कि वो वीडियो की लेंथ फिर ऐसा तो नहीं नहीं जाती। तो 6 महीने का बताना था, ये मैंने साइड पर लिख लिया रफ में। और ये हमारा फंक्शन है 5000 प्लस 200 गिवन फंक्शन। एक दफ़ा आंसर में नीचे लिख लेना गिवन फंक्शन एज इट इज़ नीचे, सोल्यूशन के बाद एक दफ़ा ये लाजमी लिखा करो। अब मैं इधर लिखता हूँ पुट एक्स नहीं है हमारा, टी के ऊपर डिपेंड है, तो पुट टी मंथ्स थे तो टी इक्वल टू 6 इन आर गिवन फंक्शन। सपोर्ट टी इक्वल टू 6 इन आर गिवन फंक्शन। अब इसके अंदर 6 सपोर्ट करना है तो बी, और अंदर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 6। 5000 प्लस 200 इन टू जो है वो 6 है, तो एक दफ़ा ब्रैकेट लगा लो। फिर ये आपके पास आ जाएगा 5200 इंटू 6, 6 इंटू 2 जो है वो 1200। तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस जो है वो, अच्छा ये 6, अब याद रखना ये दोनों जगह पुट करना है, और बेहतर तो यही है कि बी ऑफ 6 भी हर स्टेप के अंदर ही साथ उसको लिखते आओ। तो बी ऑफ 6 टी की जगह इधर भी 6 पुट कर दिया हमने, इधर भी टी की जगह 6 पुट कर दिया, तो 1200 इसके अंदर ऐड करो, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ जो बनते हैं वो हैं 6200। ये टोटल बैलेंस हमारे पास बनता है। तो इसको हम जो है वो एट द एंड लिख देते हैं। उसने व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, तो हम लिखते हैं द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ विल बी। तो इस तरह इसको एट द एंड जो है वो मेंशन कर देना, द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स विल बी 6200 रुपीज़। सिक्स के बाद अपना लगा लेना, इस तरह ज़रा बेहतर लगता है वो, यानी जो रिटर्न अमाउंट होती है, तो रुपीज़ के अंदर इसको जो है वो आपने मेंशन कर देना। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि टोटल बैलेंस जो है वो इन रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब जो है वो भी इसी तरह आसान ही एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है वो है अ फंक्शन एफ ऑफ के इक्वल टू 150 प्लस 20 के, ऑलमोस्ट सेम उसी तरह का फंक्शन है। रिप्रेजेंट्स द टोटल फेयर इन रुपीज़, ये भी रुपीज़ के अंदर, ये तो एट द एंड इसके एंड पे भी हम रुपीज़ यूनिट लिख लेंगे फॉर के किलोमीटर से। ठीक है, अब ये फेयर वही जिस तरह ऊपर किया था ना हमने, वो टैक्सी वाला वो क्वेश्चन था कि जिसके अंदर अमाउंट फेयर बतानी थी आपने, सेम उसी तरह ही है। तो वो 150 इसके अंदर फिक्स है, 20 जो है हर 1 किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर इधर 1 है तो 20 इंटू 1, 20 इंटू 2, 20 इंटू 3। हमने 12 किलोमीटर की राइड के लिए बताना है, तो वो सिंपल 12 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये अगेन फंक्शन है, नीचे गिवन फंक्शन। फंक्शन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं, मतलब लिख लिया है। आगे 12 किलोमीटर के लिए बताना है तो वो मैंने इधर साइड में रफ में लिख लिया है। तो अब हम लिखेंगे पुट के, क्योंकि फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो पुट के इक्वल टू 12 इन आर गिवन फंक्शन।
तो के को जब 12 पुट करोगे फंक्शन के अंदर तो एफ ऑफ के की जगह भी 12 आ जाएगा, इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू 12। 150 थोड़ा सा बेहतर करके लिख लेते हैं, ठीक है, इतना की बेहतर हुआ गया है। 20 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इसका हमारे पास आता है 240। अब 240 और प्लस 150 ऐड करोगे तो 390 बेसिकली जो है वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनता है, 390 रुपीज़। तो अब इसमें उसने का वर्ड यूज़ किया है, हाउ मच विल बी द फेयर फॉर 12 किलोमीटर, सो द टोटल फेयर विल बी, सो द टोटल फेयर विल बी रुपीज़ 390। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स्ड, जो कि है 5500, विच इज़ मॉडल मॉडल करके इसने बता दिया, यानी एक सोफ़ा सेट की जो कॉस्ट है वो 5500 है। पता नहीं कहाँ इतने सस्ते सोफे बन रहे हैं। बहरहाल उसने कहा है कि ये एक ही है, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो के केस नहीं केस वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर मान के चल लेते हैं कि चलो 5500 का एक सोफा है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सोफा सेट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा। ये बिल्कुल पहले एग्जांपल जो की है उसी तरह ही है, तो आपने 50 सोफा सेट की कॉस्ट उसको बतानी है, ठीक है। ये फंक्शन है 55,000 n, और नीचे उसके साइड पे यानी 50 कॉस्ट, 50 सोफा की कॉस्ट है गिवन फंक्शन, और n जो है वो नंबर ऑफ सोफाज हैं बेसिकली, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। तो अब वो लिख लें, पहले पुट n इक्वल टू 50 की बतानी है तो n इक्वल टू 50 इन आर गिवन फंक्शन, पुट n इक्वल टू 50 इन आर गिवन फंक्शन। तो पहले फंक्शन के अंदर 50 एंड देन 5500 इंटू n है, तो इसके अंदर जो है वो 50 पुट करना है। ये इसका नीचे से जो है वो विदाउट इसके बेहतर लग रहा था। तो जब 50 को आप 5500 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आता है 2,75,000। तो ये 2,75,000 जो है वो 50 सोफ़ों की कॉस्ट बनेगी। और हालांकि कोई वेबसाइट ऑनलाइन ओपन करके देख लो ना, 60-70 हज़ार से नीचे का कोई सोफ़ा आपको मिलता ही नहीं है। ये पता नहीं कौन बेच रहा है, 2,75,000 के 50 सोफ़े। बहरहाल, सो दी मजबूरी ऑफ कॉस्ट विल बी रिटन इन सिंगल सेंटेंस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा। सो दी कॉस्ट ऑफ 50 सोफाज विल बी, सोफाज की प्लूरल सोफा सेट्स हैं, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स, अच्छा सोफा भी नहीं है, सोफा सेट है पूरा, 50 सोफा सेट्स विल बी 2,75,000। वो भी अगेन मैंने उसी से देख के लिखी है क्वेश्चन से, तो खुद से नहीं इसके अंदर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फंक्शन t of t equal to d over 60 represents the time t in hours to travel a distance d kilometers, how long will it take to travel 180 किलोमीटर। ये फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है जिसके अंदर t जो है वो टाइम है इन आवर्स के अंदर, तो फाइनल आंसर उसने 180 किलोमीटर के लिए पूछा है कि कितने जो है वो घंटे लगेंगे। डी इसके अंदर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस उसने आपको गिवन दिया कि 180 डिस्टेंस, 180 किलोमीटर का जो है आपने वो बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो 180 डी की जगह पुट करना है सिंपली, एंड देन वो जो आंसर आएगा वो हम इसको जो है फाइनल लिख देंगे कि आर्स के अंदर। ये इधर फंक्शन मैंने लिख लिया, टी ऑफ डी इक्वल टू डी ओवर 60, 180 किलोमीटर का बताना है गिवन फंक्शन टी ऑफ डी इक्वल टू डी ओवर 60। 60 बेसिकली वो आर के ऊपर डिपेंड है, तो वो सेकंड सेकंड नहीं मिनट्स के लिए बेसिकली उसने उसको 60 के साथ डिवाइड करके तो फंक्शन बनाया। वो फंक्शन किस तरह है वो आपका काम ऐसा ना भी यानी उसके ऊपर फोकस करो तो वो फर्क नहीं पड़ता। सो पुट डी इक्वल टू 180, पुट डी इक्वल टू 180 इन आर गिवन फंक्शन। टी के अंदर भी इधर 180 आएगा ताकि पता लगे कितने किलोमीटर का बताया है, और डी के अंदर भी इधर 180 आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 इंटू 1 टाइम्स, 60 इंटू 3 टाइम, यानी 0 से 0 कट कर लो, 6 एक बार 6, 6 3 बार 18, तो 3 आवर्स लगेंगे टोटल उसको जो है वो 180 किलोमीटर कवर करने में। तो एंड पर है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर, सो इट विल टेक, सो इट विल टेक
3 आवर्स टू ट्रैवल 180 किलोमीटर्स। एग्जैक्टली जो उसने पूछा था वो हमने उसको बता दिया। ठीक है, किलोमीटर आपने पूरा नहीं भी लिखना तो अच्छा ये तो ध्यान रखना, ये मैं मेरा भी गलत हो जाता है, अक्सर स्टूडेंट का भी गलत हो जाता है। ये किलोमीटर में उसने उधर अगर देखो ना तो आर ई है, ई आर टर नहीं है, आर ई वाला टर है। तो बेहतर यही है कि छोटा ही लिख लेना के एम, ताकि आपकी भी गलती ना हो। मेरी तो इधर ठीक की जा सकती है, आप फिर भूल गए तो गए। A company charges 100 for an encoding work. In addition, the company charges ₹5 per page of printed out. The model function जो है वो उसने बना के दे दिया 10 plus 5x, where x represent the number of pages printed out. How much will company charge for 55 पेज encoding and printing work? यानी एक कंपनी है जिसके पास आप अपना कोई काम जो है वो इनकोड करवाने जाते हो, यानी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डिकोड इनकोड वाला काम मेरा ख्याल उन्हीं के अंदर होगा, तो वो करवाना है। या अगर नहीं इस तरह समझ आती तो लेट से आप जिस तरह हम प्रिंट शॉप या कंप्यूटर शॉप के ऊपर जाते हैं ना, सीवी बनाने या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाने या वो कुछ सेटिंग करवाने डॉक्यूमेंट्स की, और फिर उसका प्रिंट आउट आपने लेना होता है, तो वो जो सेटिंग करते हैं या जो भी उसने अपना पेपर वर्क उधर करना होता है ना आपके लिए, इनकोडिंग वर्क कह लो या एडिटिंग कह लो या कुछ भी कह लो जो आप करवाने गए, तो उसका फिक्स है कि उसने 100 रुपये आपसे लेने हैं, यानी इस तरह कह लो। इनकोडिंग वर्क इस तरह नहीं समझ आएगा ऐसे। तो इन एडिशन वो कह रहा है कि अब अगर आपने उसका एक प्रिंट लेना है तो 5 रुपए का वो एक प्रिंट आपको देगा, अगर आप दो लोगे तो वो सिंपली 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। 5 रुपए का प्रिंट जो है वो कहीं भी नहीं हो रहा आजकल, इतनी तो उसकी कॉस्ट ही आ जाती है। तो कंपनी चार्जेस 100 फॉर एनकोडिंग वर्क। 5 रुपए अगर वो एक पेज के ले रहा है तो आपने जितने भी पेजेस निकलवाने वो 5 को उसके साथ ज़रब दे देगा। 100 तो उसने लेना ही लेना है इनकोडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, या जो भी आप उसके पास करवाने जा रहे हो, या कोई फाइंडिंग डॉक्यूमेंट है या जो भी है, ठीक है, वो फिक्स है। और जिसके उतने आप आपने उसके जितने प्रिंट्स लेने हैं, हर एक प्रिंट का उसने 5 रुपए लेने हैं। एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये उसने आगे बता दिया नंबर ऑफ पेजेस। तो आपने कॉस्ट अब बतानी है 55 पेजेस की जो है वो कितनी लगेगी। इनकोडिंग तो एक ही दफ़ा वो करेगा ना, यानी अगर एक काम है, लेट से मैंने सीवी बनवानी है तो वो सीवी तो मुझे एक ही बनाएगा ना, प्रिंट आउट उसके मल्टीपल मैं करवा सकता हूँ कि वो जितने भी मुझे चाहिए होंगे। तो इनकोडिंग का फिक्स है 100, प्रिंटिंग पेजेस का जो है वो डिपेंडेंस है, तो वो जितने पेज लेने हैं उतने के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 55 जो है हमने इधर एक्स की जगह पुट करना है, तो सिंपली 55 × 5 और देन उसके अंदर वो 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वो प्रिंटिंग वर्क और इनकोडिंग इसको वो कह रहा है। ठीक है, इतनी लंबी एम कर दी है वैसे मैंने। गिवन फंक्शन 100 प्लस 5x, अब x के ऊपर डिपेंड है, x जो है वो 55 पेजेस हैं, तो पुट x इक्वल टू 55 इन आर गिवन फंक्शन। पुट x इक्वल टू 55 इन आर गिवन फंक्शन, तो पहले फंक्शन वाले x के अंदर 55, देन फंक्शन वाले दूसरे x के अंदर 55। तो 55 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 275, और जब इस 275 को आपने 100 के अंदर ऐड करना है तो सिंपल 100 ऐड होके तो 55 पेजेस के जो हैं वो 375 रुपीज जो है वो चार्ज करेगा। तो इधर उसने कहा कि हाउ मच विल कंपनी चार्जेस फॉर, कंपनी है ये कोई वो नहीं है, शॉप नहीं है, तो वो कंपनी चार्जेस फॉर 55 पेजेस, तो द कंपनी विल चार्ज, so the company will charge rupees 375 for 55 पेजेस। ठीक है, तो द कंपनी विल चार्ज रुपीज 375 फॉर 55 पेजेस। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 6 7 8, अब ये तीन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन इसके अंदर आ गए हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर डेविएट बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस। एक केमिकल प्रोसेस है जो कि स्टेबल है इस फिक्स अमाउंट के ऊपर, और उसकी जो वो है मैक्सिमम लिमिट, यानी अगर वो इससे बढ़ जाता है 37 डिग्री से, अगर वो 2.5 डिग्री बढ़ जाता है तो वो यानी स्टॉप कर जाएगा। 2.5 उसकी लिमिट है, तो ये इसके अंदर बेसिकली ऐड करो तो 37 प्लस 2 39.5 पर वो स्टेबल है। अगर इससे बढ़ गया 39.5 से इसका टेम्परेचर
तो वो स्टॉप कर जाएगा जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली क्योंकि इनक्वालिटी है तो अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर दो केस बनने ही बनने हैं, ठीक है। एक लेस का एक ग्रेटर का ये केस बनते हैं। तो अगर 37 से वो 2.5 टाइम जो है वो टाइम नहीं 2.5 सेल्सियस जो है कम हो जाता है, तो 37 में से अगर आप 2 निकालो तो 35.5 निकालो तो 34.5 सेल्सियस अगर उसमें से कम हो जाता है तो उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 2.5 से ज़्यादा कम हो गया तो भी आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन उसने आगे बना के दे दी है, वो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी डिटेल क्या है। दी कंडीशन इज मॉडल्ड एज, वो टेम्परेचर के ऊपर था तो उसने टी के साथ कह दिया। बी दी टेम्परेचर, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी, फॉर वैल्यूज यानी आपने टेम्परेचर की वो वाली वैल्यूज बतानी है जिस पर जो है हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाएगा। तो वो ग्रेटर और लेस में आ जाएगा कि इतने से ग्रेटर है तो स्टॉप कर जाएगा, इतने से लेस है तो स्टॉप कर जाएगा। आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिए, 39.5 से बढ़ गया तो स्टॉप कर जाएगा, या 34.5 से वो कम हो गया तो स्टॉप कर जाएगा। निकालने किस तरह वो हम एब्सोल्यूट वाली कैलकुलेशन यूज करके तो अभी निकाल लेते हैं। ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, हम वो नहीं करते जिस तरह उसने ए की केस के अंदर लिखा था ना, लेस देन इक्वल टू, एग्जांपल के अंदर कर सकते हो, वो भी आसान है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए। एब्सोल्यूट जब भी आप खत्म करते हैं तो हम लगाते हैं उसके बाहर प्लस माइनस, और अंदर जो है वो 37 डिग्री, और वो ग्रेटर है 2.5 डिग्री से। प्लस माइनस देन फिर उसके हमने दो केस बनाने होते हैं, एक प्लस वाला टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5, और सेकंड जो है वो माइनस वाला बनता है। अब जब माइनस बाई लिखना है तो उसके साथ लास्ट टाइम भी हमने ब्रैकेट लगाई थी हर क्वेश्चन के अंदर 4.2 के, जहाँ जहाँ एब्सोल्यूट था ग्रेटर देन 2.5। इस स्टेप के ऊपर इनक्वालिटी सेम ही एज इट इज नीचे आती है। ग्रेटर देन है तो प्लस वाला भी ग्रेटर देन 2.5, लेस देन है तो लेस देन वाला भी ग्रेटर देन 2.5। अब ये माइनस का 37 है, इसको इनक्वालिटी के दूसरी साइड हम एज इट इज उठा के ले जाते हैं। टेक्निकली तो ये होता है कि जो टी के साथ से खत्म करना है वो दोनों साइड पे ऐड कर दो, अगर ये माइनस का है। अगर ये प्लस का है तो दोनों साइड से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम सिंपल 37 जो है वो दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 2.5 इधर माइनस का है, इधर आकर जो है वो प्लस का हो जाएगा। सॉरी 3.7 नहीं है, ये 37 है। तो सिंपली जब 2.5 को आपने 37 के साथ ऐड करना है, तो अभी मैंने आपको पहले बताया, तो वो आपके पास हो जाता है 39.5। और ये माइनस का है, इसमें पहले -1 कह लो कि इधर मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड से, अगर माइनस खत्म करना है, या अगर यूं कहते हो कि माइनस दूसरी साइड पे लेकर जाना, तो वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है। जब माइनस का नंबर उठा के राइट साइड पे लेके जाना है तो वो सब्ट्रैक्शन हो रही होती है या एडिशन हो रही होती है, उसमें इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बारहा बता चुका हूँ। तो जब माइनस आपने दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, फिर आपको इनक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है वो भी आपको बता दिया। तो ये लेस देन से, यानी पहले ग्रेटर देन थी लेफ्ट वाली, अब लेस देन हो जाएगी लेस वाली, -2.5, माइनस जो है वो इसको आगे मल्टीप्लाई कर जाएगा। फिर ये 337 जो है वो माइनस का है, तो अगैन उसी तरह जिस तरह पहले इधर किया तो वो इधर आके जो है वो प्लस का 37 हो जाएगा। अब ये 2.5 के साथ भी डिग्री है, तो डिग्री जो है वो अपने इसके अंदर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो यूनिट को साथ ही लेकर चल रहा है। हालांकि विदाउट उसके भी कर सकते हो, एट द एंड फाइनल आंसर में लगा लो तो वो भी ठीक है। तो इसमें से भी मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही माइनस करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 34.5 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर आपका 39.5 से एक्सीड कर गया तो आपका जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टॉप्ड हो जाएगा, और अगर वो 34.5 से लेस हो गया तो आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम नीचे फाइनल सेंटेंस के अंदर मेंशन कर देते हैं। इधर मैं लिखता हूँ द प्रोसेस या द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी स्टॉप्ड इफ, ये काफ़ी लंबा होगा। सो द केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर इज अबव, ये अबव और बिलो ध्यान से लिखने हैं। अबव यानी ज़्यादा, तो वो 39.5 से अबव, वो ये वाला केस है, और 34.5 से लेस होगा तो आपका केमिकल रिएक्शन, साथ मैंने सेल्सियस लगा दिए हैं जो गिवन थे ना क्वेश्चन के अंदर सेल्सियस के अंदर, तो वो साथ उसके मेंशन कर देना एज अ यूनिट बेसिकली, ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी स्टॉप्ड व्हेन द टेम्परेचर इज अबव एंड बिलो दीज वैल्यूज। अगला क्वेश्चन इधर भी ओपन कर लेते हैं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल rods that must be 2.5 meters long with a tolerance of ±0.05
मीटर्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनक्वालिटी मॉडल मॉडल उसने कर दी है और उसकी रेंज उसने दे दी है। यानी एक फैक्ट्री जो है वो मेटल रॉड्स बेसिकली बना रही है जो कि 2.5 मीटर उसकी लेंथ होगी, ठीक है। और उसके अंदर मार्जिन उसने दिया है कि वो मेटल रॉड जो है फिर भी करेक्ट हो गई, या जहाँ भी वो किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होनी है वो स्टिल करेक्ट होंगी अगर उसकी टॉलरेंस जो है वो इतनी हो, सिर्फ मार्जिन उसका इतना हो कि वो 0.05 बड़ी हो या 0.05 जो है वो छोटी हो, तो भी वो काबिल कबूल है कि वो एक्सेप्टेबल है। उसकी लेंथ उन्होंने इतनी दी है 2.5, लेकिन अगर ये काफ़ी कम मार्जिन बनता है ना, 0 पॉइंट समथिंग नहीं, ये 0.0 लेस है, तो वो और कम है, तो इतना मार्जिन वो फिर भी एक्सेप्टेबल है कि अगर वो इतनी कम हो या इतनी ज़्यादा हो। इक्वेशन अगेन आपको फंक्शन मॉडल करके दे दिया है। तो आगे आपने बताना व्हाट इज द रेंज ऑफ द एक्सेप्टेबल लेंथ। तो इसमें भी आपके पास दो केस बनेंगे, यानी 0.04 से बढ़ गई तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या 0.04 से कम हो के इससे ज़्यादा कम हो गई तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये उसकी टॉलरेंस है, ठीक है। इससे बढ़ गई तो भी, इससे कम हो गई तो भी फिर वो गुस्सा कर जाएंगे। तो इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिख लिया है। इनक्वालिटी गिवन है, इनक्वालिटी खत्म करने के लिए सेम वही जिस तरह लास्ट टाइम किया है कि पहले प्लस माइनस लगा के अपने इनक्वालिटी के विदाउट जो है वो वैल्यूज लिख लो। लेस देन इक्वल टू 0.04। फिर इसके जो है वो दो केस बनेंगे, तो x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04, एंड माइनस के साथ सेकंड लिखना होता है तो उसकी वजह से आपने दोबारा ब्रैकेट लगानी है। तो x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। पहले जो है वो लेफ्ट वाला सॉल्व करते हैं, तो 2.5 एज इट इज जो है वो उठा के आपने राइट साइड पे ले जाए, लेस देन एंड इक्वल टू 0.04। इधर ये माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 2.5, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 0.04 प्लस 2.5, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है सिंपल। ये 4 ही है ना, ये 4 जाके 5 के बाद ऐड हो जाएगा, तो 2.54 0 0 है तो वो इनके साथ ऐड होकर तो वही आंसर एज इट इज आ जाएंगे। तो x है, ये थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं। x लेस देन इक्वल टू 2.54, और इधर ग्रेटर देख लेते हैं किससे होता है, x माइनस 2.5। और x माइनस 2.5 माइनस जब राइट साइड पे लेके जाओगे तो इनक्वालिटी लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी, राइट साइड पे आ जाएगा 0.04। ये 4 कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बना दिया था। तो 0.04 माइनस का इनक्वालिटी चेंज हो गई, और नेगेटिव उधर ले जाने की वजह से, तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस 0.04। इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्योंकि इधर माइनस का है, राइट साइड पे आगे आ जाएगा 2.5। तो बेसिकली अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, तो एक छोटा नंबर जो है वो आपको आंसर में मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों में से जब 2.5 में से 0.04 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.46, ठीक है। बेसिकली इधर जीरो है, यानी ना नंबर कोई लिखा हो तो वो सिंपल जीरो कंसीडर कर लेते हैं ना। तो जीरो के अंदर इधर से 1 लेके जाओगे तो वो 10, 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6, और पीछे 1 ले जाने की वजह से 4 हो जाता है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.46, तो ये बेसिकली इसकी रेंज है, यानी मार्जिन है इसका कि x आपका 2.46 से बड़ा होना चाहिए और 2.54 से छोटा होना चाहिए, इस रेंज के हिसाब से, तो वो आपका जो मेटा रॉड है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसने पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, तो ये हम अब एट द एंड सेंटेंस के अंदर लिख देते हैं। सो द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ विल बी, इसको अगर सिंगल सेंटेंस में लिखे ना तो वो इस तरह बनता है, यानी उसने कहा है ना कि 2.46 से बड़ा हो, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 2.46। और अब ये पहले वो यूनिट भी देख लो। अगर तो बिटवीन में लिखना है कि एक्सेप्टेबल लेंथ विल बी बिटवीन एंड इंक्लूसिव, तो वो भी लिखा जा सकता है। अगर इसी तरह लिखना है तो वो मीटर्स के अंदर है, तो इसके साथ फिर हम मीटर लिख देते हैं, ठीक है। मीटर के लिए एम लिख देते हैं। 2.46 से बड़ी है तो इस तरह भी बड़ा लिखा जा सकता है एक्स, यानी एक्स इधर लिख लो या उधर लिख लो, एक ही बात है ना। बस ये बड़ी वाली साइड इनक्वालिटी का मुंह जिस साइड ओपन है वो एक्स की साइड होना चाहिए, तो इधर कर लो। तो 2.46 से बड़ा है और लेस किससे है, 2.54, 2.54 मीटर, ये मैंने उस तरह लिख दिया जिस तरह एग्जाम्पल में लिखी थी ना। तो इस तरह लिखा जाता है, 2.46 से बड़ा है एक्स और 2.54 से छोटा है, तो ये दोनों भी लिखे जा सकते हैं। जो बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड पे लिख दो, ग्रेटर देन दिस एंड दिस ग्रेटर देन एक्स। तो द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ इधर लिखना हो तो ऑफ द रॉड या ऑफ द मेटल रॉड विल बी, ये भी लिख सकते हो या इतना भी काफी है। सो द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ विल बी
2.46 मीटर से बड़ा एंड 2.54 मीटर से छोटा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। अब आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के साथ ही जो है वो एक्सरसाइज मेरी उम्मीद से पहले ही यानी शॉर्ट ही थी, तो वो आसान आसान जल्दी कंप्लीट हो गई है। A machine part must be aligned so that its center is exactly at zero। मशीन का कोई पार्ट है जो कि उसके अंदर उसने अलाइंड करके या उसके अंदर फिक्स किया है जिसका सेंटर जो है वो एग्जैक्टली एट जीरो पे है। इफ इट शिफ्ट्स मोर देन 0.1 मिलीमीटर, मीटर भी नहीं, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है, मिलीमीटर द पार्ट इज रिजेक्टेड। 0.1 का मार्जिन है उसके पास। अगर 0.1 का कोई एरर आ जाता है तो वो काबिल कबूल है, इससे ज़्यादा अगर वो आ गया तो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ज़ाहिर है वो इस तरह जो मशीनरी के अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी इधर मेरे पास एक वीडियो थी, मैंने देखी थी, वो टेक्निकल, वो इंजन के अंदर बेसिकली वो डाल रहा होता है, वो क्या उनको सिलेंडर जो होते हैं बेसिकली वो डालता है, तो वो एक दफ़ा वो उसके अंदर डालता है तो वो एग्जैक्टली उसके अंदर इजीली जो है वो फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो डालने से पहले ना सिंपल एक आपका जो बाल है ना वो बाल उधर रखता है उससे पहले, उसके बाद वो दोबारा वो पार्ट उसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करता है तो वो फिक्स होता ही नहीं है। यानी इतना उसके अंदर मार्जिन होता है कि वो एक बाल की वजह से वो पार्ट उस मशीनरी के अंदर फिक्स नहीं हो रहा होता है। इंजन के अंदर बेसिकली वो सिलेंडर फिक्स कर रहा होता है। तो शायद आपने देखी हो, नहीं देखी तो इतनी भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये इसी तरह ही है, वो इतना मार्जिन है उधर तो इतना भी नहीं था, क्योंकि बाल की लेंथ या विड्थ जो है वो चौड़ाई या उसकी कितनी होती है वो इतनी छोटा सा तो होता है, बारीक सा, तो वो भी नहीं एक्सेप्टेबल। तो 0.1 मिलीमीटर तो बहुत बन जाता है, अच्छा खासा इसका वो निकल आता है। तो द मॉडल इज गिवन बाय, ये गिवन है, व्हाट पोजीशंस ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन। तो ये आपने बताना है कि वो सेंटर कितनी पोजीशन जो है वो रिजेक्शन जो है वो कॉज करेंगे। इसी से बड़ा और छोटा आ जाना है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एब्सोल्यूट खत्म करोगे तो एक दफ़ा ग्रेटर दैन 0.1 और -0.1 ये उसका मार्जिन बनता है। तो ये और आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला है। ये लास्ट पार्ट है ये इधर। अब एब्सोल्यूट जो है वो ग्रेटर दैन 0.1 है, तो सिंपल पहले आप प्लस माइनस लिख लो, एक्स ग्रेटर दैन 0.1। फिर इसके जो है दो केस बनाओगे तो एक्स ग्रेटर दैन 0.1 पहले, फिर माइनस का एक्स ग्रेटर दैन 0.1। ग्रेटर जो है वो दोनों में थोड़े थोड़े अजीब से बन गए हैं, इसको भी साफ करके लिख लेते हैं। एस ग्रेटर देन 0.1, एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.1। तो ये एक केस है एक्स ग्रेटर देन 0.1, इसमें माइनस जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, तो ग्रेटर देन -0.1। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेटर देन ही, सॉरी इधर माइनस लेफ्ट पर आया ना, अब तो इधर लेस देन कर लेना, क्योंकि पहले ग्रेटर देन था माइनस एक्स, तो जब माइनस उधर जाएगा तो वो ग्रेटर से क्या हो जाएगा बेसिकली लेस देन -0.1 का मार्जिन है उसके पास है। और ग्रेटर देन 0.1 जो है, ये दो बेसिकली वो चीज़ें हैं, अगर ये आ जाती हैं तो फिर आपका जो पार्ट है वो यानी उसके अंदर वो परफेक्टली फिट नहीं होगा। तो उधर से देख के हम लिख देते हैं, व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन। सो रिजेक्शन अकर्स फॉर एनी पोजीशन। ठीक है, इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। So the rejection occurs for any position greater than 0.1 and less than -0.1। इसके यूनिट जो है वो साथ लिख लेना, मिलीमीटर के अंदर था तो वो मिलीमीटर के अंदर ही जो है आपने इधर लिख लेना। ठीक है, सो द रिजेक्शन अकर्स फॉर एनी पोजीशन, यानी वो जो पोजीशन उसकी वो फिक्स करने की इधर कोशिश कर रहा है। इफ इट शिफ्ट मोर देन इस पोजीशन से 0.1 मिलीमीटर से, तो पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन। रिजेक्शन अकर होगी अगर आपकी 0.1 मिलीमीटर से ग्रेटर उसकी पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ सकती है, या अगर उससे -0.1 से जो है वो लेस उसकी शिफ्ट करनी पड़ती है, तो भी वो उसके अंदर पार्ट की रिजेक्शन है, यानी वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्रेटर देन यहाँ से देख के, लेस देन यहाँ से देख के, और सेंटेंस जो है वो अपने ऑलमोस्ट बुक के अंदर से देखे, इसमें एक दो वर्ड होंगे जो एक्स्ट्रा उसके अंदर लिखनी है। बहरहाल ये था आखिरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तीन चार एग्जाम्पल थे पीछे, वो सारे इसके आसानी से हमने कंप्लीट किए हैं। तो अब इस वीडियो को जो है यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, अपनी ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लेना, इसके बाद अब रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और फिर फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो अब इजाज़त, अपना ख्याल रखना, जल्दी ही रिव्यू एक्सरसाइज 4 के अंदर मिलते हैं यहाँ ऑनलाइन, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।